एवरीबॉडी, आज की क्लास में मेरा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने चार टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस का चार टाइप्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चारों टेंस को हमने पढ़ लिया है। ये पास्ट का पहला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके भी चार टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि विजिबिलिटी मेरी अच्छी होगी और साउंड मेरा भी आज क्लियर होगा। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान में अगर देखें तो इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इसका जो हिंदी सेंटेंस है उसका जो हिंदी का क्रिया है, हिंदी वाक्य में जो क्रिया होगा हिंदी में, उसके अंत में या, ये, वैसे था, थे भी लगा रह सकता है। लेकिन या, ये आगे हम समझ लेंगे। था, थे वही है, या, ये वही है। या, ये इसका मेन पहचान है। इसका जो सेंटेंस हिंदी वाक्य है इसके अंत में ये लगा रहेगा, जिससे हम पहचान लेंगे कि ये जो मेरा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसको जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से उसको बना देंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वह स्कूल गया। अब ये वह स्कूल गया, उसके उस तरफ दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वह जाता था। सॉरी, क्योंकि इसमें भी स्कूल लगाना पड़ेगा। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता था। जहाँ दो सेंटेंस है तो वही मैं पहले आपको बता रहा था कि इसके अंत में था, थे, थी भी लगा रह सकता है, या, ये भी लगा रह सकता है। अगर ये सब इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा रहता है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में माना जाता है और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस ट्रांसलेशन को, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ट्रांसलेशन है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में हमें V2 की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। V2 के पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें V2 की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। V2 जैसे गो, ये मेरा वर्ब 1 है। अगर वर्ब 2 में इसको बदलते हैं तो इसका वर्ब 2 वेंट हो जाता है। इसी तरह सारे वर्ब्स के V2 का प्रयोग हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। फिर नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इस तरह इसके बाद जैसे इसमें लिखा है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसलेशन को अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले वह का लिखेंगे ही, सब्जेक्ट है वह, तो वह का हिंदी ही हो जाएगा। इसके बाद हमें V2 लगाना है, वर्ब का दूसरा रूप। ये वर्ब है गया, जाना का दूसरा है। जैसे इंग्लिश में वर्ब का V2 होता है, उसे हिंदी में भी वर्ब अपने दूसरे रूप में होता है। जैसे जाना का है गया, तो पहले गया का V2, जाना का V2 वेंट लिख देंगे। इसके बाद टू, चूंकि स्कूल है तो स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्थान हम जाते हैं, पटना, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी जाएंगे तो वहां पे डायरेक्शन रहेगा, तो वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। टू स्कूल, लास्ट में स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इसका भी ट्रांसलेशन यही बनेगा, इसका भी इंग्लिश अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन वही बनेगा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। और उस तरफ जो मैंने सेंटेंस लिखा है बोथ आर सेम इन सेंस, बोथ विल बी ट्रांसलेटेड इन द सेम वे। दोनों को हम एक ही प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन ही बनाया है मैंने, ही वेंट टू स्कूल, इसका मतलब वह गया, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता था, दोनों हो जाएगा। दोनों प्रकार के वाक्यों को सेम मेथड से बना सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्स में अगर जाते हैं
स्ट्रक्चर्स हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स एक हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरह से ट्रांजिशन बनाना चाहिए, कहाँ वर्ब का एक्चुअली वर्ब का स्थान होना चाहिए, कहाँ नोट का स्थान होना चाहिए। इस तरह से अगर स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाते हैं तो हमें ट्रांजिशन बनाने में आसानी हो जाती है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं इसका, तो इसमें सब्जेक्ट का यूज पहले करेंगे, इसके बाद वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद नेगेटिव में अगर बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में, पांचवें नंबर में और छठे नंबर में V1 का प्रयोग करेंगे। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नेगेटिव में भी V2 का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन नेगेटिव से लेके WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक आपको वर्ब का पहला रूप प्रयोग करना है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर इसका देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, ही, यू, वी, कोई भी नेम हो, डबल नेम हो, ट्रिपल नेम हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो मेरा, अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, नहीं लगा होता है वाक्य में, तो सारे सब्जेक्ट के साथ आई रहे, चाहे वी रहे, चाहे दे रहे, चाहे इट रहे, चाहे कोई नेम रहे, सिंगल नेम रहे, डबल नेम रहे, ट्रिपल नेम रहे, और भी सब्जेक्ट होता है जैसे कि सी रहे या फिर यू रहे, सारे सब्जेक्ट को नेगेटिव में अगर बनाते हैं तो डीड नोट का ही प्रयोग करेंगे। नोट तो लगेगा ही, डीड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ बदलने लायक, बदलने वाला कुछ भी चीज नहीं है, केवल डीड ही है। सेंटेंस में केवल एक ही एक्चुअली वर्ब डीड है, तो डीड ही लगाएंगे इसमें। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएं 3 नंबर में, तो पहले डीड का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होता है तो पहले हम अंग्रेजी में एक्चुअली वर्ब को पहले लेते हैं। तो ये डीड मेरा पहले है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्वेश्चन मार्क is necessary to identify a question interrogative sentence। तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लास्ट ऑफ द सेंटेंस में 3 नंबर में करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद 4 नंबर में अगर चले, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस 3 नंबर सेंटेंस में अगर डीड नोट लगा देंगे, जैसे डीड, सब्जेक्ट के बाद नोट, इसके बाद वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद ये WH सेंटेंस है। WH मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अंग्रेजी में WH को आइडेंटिफाई करना है तो उस सेंटेंस में सबसे पहले, पिछले वीडियो मैंने हिंदी पे जोर देके बताया था, तो हिंदी सेंटेंस को आज मैं इंग्लिश हिंदी दोनों क्लियर कर देता हूँ। अगर इंग्लिश सेंटेंस में आपको WH सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है तो इंग्लिश सेंटेंस में उसके शुरू में, सेंटेंस के शुरू में व्हाट लगा रह सकता है, वेयर लगा रह सकता है, हु लगा रह सकता है, होम लगा रह सकता है, इस तरह से और कई W से शुरू होने वाले वर्ड लगा रह सकता है। H में जाएंगे तो हाउ लगा रह सकता है। इस तरह से जो सेंटेंस अंग्रेजी में शुरू होता है, सामान्यतः ऐसे वाक्यों को सच सेंटेंस इज कॉल्ड WH सेंटेंस। और हिंदी में ये सारे वाक्य हिंदी में बदल के बीच में आ जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसे, जैसे वह कहाँ जा रहा है। अब ये कहाँ या क्यों या कैसे या कब, ये अगर बीच में रहता है हिंदी वाक्य में, तो हिंदी वाक्य में इसे हम WH इंट्रोगेटिव बोलेंगे हिंदी में। अगर ये ट्रांसलेट करें इसको तो पहले वेयर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ही के साथ इज लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट मेरा ही है, लास्ट में गो, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब 4 बनाने के लिए ING लगा देंगे, वर्ब का चौथा रूप हो जाता है वेयर इज ही गोइंग। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो हिंदी वाक्य को अगर आइडेंटिफाई करना है कि WH कौन सा वाक्य है, उसको कैसे ट्रांसलेट करें, तो इसके बीच में ये लगा रहता है, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, वेयर इज ही गोइंग। तो हिंदी सेंटेंस में बीच में, और अंग्रेजी में ये जो इंग्लिश वर्ड है ये आपको शुरू में मिलेंगे। ये सारे सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड
जो शुरू में मिलेंगे, तो अंग्रेजी में इसे WH सेंटेंस बोला जाता है, और हिंदी में बीच में होगा तो इसे WH सेंटेंस बोला जाता है। तो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स में अगर देखें तो पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, इसके बाद डीड का प्रयोग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं। आप पहले सब्जेक्ट बाद में डीड नहीं ले सकते हैं, पहले WH के बाद एक जल्दी वर्ब का लेना होता है, इसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लेते हैं ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन करके करते हैं। 6 नंबर वही WH निगेटिव है। अगर इसमें 5 नंबर में आप नोट लगा लेते हैं तो ये 6 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। 6 नंबर में अगर जाते हैं तो पहले WH लगेगा, इसके बाद फिर डीड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नोट आएगा, इसके बाद वर्ब 1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों सेंस में, ये जो ट्रांसलेशन है आपको दोनों सेंस में बड़ा ही कारगर सहायक होगा। दिस विल हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल टू मेक यू ए स्पीकर, गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो इसे आप दोनों सेंस में ही अभ्यास करें, दोनों सेंस में ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, और दोनों सेंस में हम इसको अक्सर बनाते हैं, और कई इस तरह के वाक्य को हम डेली लाइफ में फेस भी करते हैं। फिर से मैं इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव आगे भी थोड़ा बता दूं इसमें, इसे आप लिख लीजिएगा। नेगेटिव एग्जाम्पल में अगर चले हम तो इसका नेगेटिव एग्जाम्पल से वह नहीं गया, तो इसका नेगेटिव ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा ही है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा डीड का ही प्रयोग करेंगे। तो ही के बाद ही के साथ डीड का प्रयोग होगा, नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, लास्ट में गया है तो गया के लिए हम वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे। ये जाना का रूप है तो जाना का इंग्लिश गो होता है।